दोस्तों, क्या लोकसभा के अंदर सीटों का गणित पूरी तरह से बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू की जा सकती है? एक ऐसी कोशिश जिसके जरिए इस वक्त जो लोकसभा के अंदर सीटों का जो पूरा प्रारूप है पूरी तरह से बदल सकता है। इतना बड़ा बदलाव देश के अंदर या फिर देश की राजनीति के अंदर हो सकता है कि वो जो सत्ता के शीर्ष में है उनको बड़ा फायदा मिल सकता है और फायदा मिल सकता है, और वो जो विपक्ष में है वो और बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये आरोप न केवल सरकार पर लगाए जा रहे हैं बल्कि जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो भी इसी ओर संकेत दे रही हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि संसद के विशेष सत्र को लेकर क्या सरकार ने कन्नी काट ली है, क्या सरकार जवाबदेह होने से बच रही है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार विपक्षी मांग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये मांग की कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, लेकिन उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई और ऑपरेशन सिंदूर हो गया, और उसके बाद अब तक इस विशेष सत्र को लेकर सरकार का कोई प्लान सामने नहीं आया। दिक्कत सरकार के लिए तब खड़ी हो गई जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई। इस मीटिंग में 16 पार्टियों ने बकायदा चिट्ठी लिख दी मोदी को, प्रधानमंत्री को, और कहा कि अब आप विशेष सत्र बुलाइए संसद का। दोस्तों, अब तक कांग्रेस डिमांड कर रही थी, लेकिन जब 16 पार्टियों ने चिट्ठी लिख दी तो सरकार पर दबाव बन गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जानकारी अचानक से ये आ गई संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र बुलाया जाएगा। अच्छा, अमूमन होता ही है दोस्तों कि जब भी सत्र बुलाया जाता है, क्योंकि रूटीन होता है कि मॉनसून सत्र आने वाला है, शीतकालीन सत्र आने वाला है, सब सत्रों का वक्त पता होता है किस महीने में आता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है कि तो उसके हार्डली एक हफ्ते पहले या कई बार तो 5-6 दिन पहले ही पता चलता है कि संसद का मॉनसून सत्र आने वाला है, या ये डेट्स जो हैं, डेट्स की जो घोषणा होती है हार्डली एक हफ्ते पहले या मैक्सिमम 10 दिन पहले होती है। लेकिन इस बार जो घोषणा थी वो बहुत जल्दी कर दी गई। इसको लेकर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, खासतौर पर विपक्ष ने, कि क्योंकि विशेष सत्र का प्रेशर बनाया गया सरकार द्वारा, तो सरकार ने डेट्स अनाउंस कर दी कि 21 जुलाई को तो संसद का सत्र हम दे ही रहे हैं और मॉनसून का सत्र आ ही रहा है, तो आप जो है विशेष सत्र की डिमांड क्यों कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस कहने के लिए कहा जा सकता है कि भाई जो सवाल आपको उठाने हैं संसद के विशेष सत्र में पहलगाम मामले को लेकर, आप मॉनसून सत्र में उठा लीजिएगा, लेकिन विशेष सत्र का एक अलग महत्व होता है। जैसे संविधान पर चर्चा के लिए खास दिन रखे गए थे, तो उस दिन केवल उन 2 दिनों में केवल संविधान पर चर्चा हुई थी। वैसे ही जब अगर किसी चीज के लिए विशेष सत्र बुलाया जाता है तो केवल उसी पर चर्चा होती है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है, तो हर सत्र में आप देखते होंगे कि विपक्ष हंगामा करता है, फिर ओम बिरला सदन को स्थगित कर देते हैं, फिर ओम बिरला नियमों का हवाला देते हैं कि आप नियम ये कहता है कि ये मामला अभी नहीं उठा सकते हैं, और उसके बाद हंगामे की भेंट संसद चल जाती है। 15-20 दिन हंगामा होता है, आखिरी के 8-10 दिन थोड़ा कामकाज हो जाता है। ये ऐसा लगता है जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की एक अनकही सहमति है, लेकिन विशेष सत्र में ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर आप विशेष सत्र बुलाते पहलगाम के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए, या भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के लिए, तो केवल और केवल उसी पर चर्चा होती, फिर कोई नियमों का हवाला देकर विपक्ष के लोगों को बैठा नहीं सकता था। तो इसीलिए संसद के विशेष सत्र की डिमांड की जा रही थी, लेकिन वक्त से इतना पहले ऐलान कर दिया गया सरकार द्वारा, ये इस बात की तस्दीक करता है कि सरकार ने तो अपना जो प्लान था वो स्पष्ट कर दिया कि विशेष सत्र तो आने नहीं वाला। दूसरा, सरकार ने अपनी असहजता भी दिखा दी कि बहुत सहज नहीं है वो उन सवालों को लेकर जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर प्रेशर डालना चाहती है। अब आप देखेंगे दोस्तों, जो मॉनसून सत्र आ भी रहा है खूब हंगामेदार होगा उसमें, क्योंकि सवाल पूछने के लिए बहुत से हैं। अब दिक्कत यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ या किसी भी विपक्षी दल के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर तो आपको बात करनी पड़ेगी ना। सुनने में ये भी आया था दोस्तों, मैंने ही आपको बताया था कुछ दिन पहले, कि मॉनसून सत्र के दौरान ही सरकार ये कर सकती है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बयान उनका करवा दे, लेकिन बयान पर बात बनने वाली है नहीं। विपक्ष इसमें चर्चा की मांग करेगा, जिसके बाद होगा बहुत हंगामा, जिसमें जो मूल मुद्दे हैं, जो सवाल हैं पहलगाम आतंकी हमले के, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर, वो सवाल अनकहे रह जाएंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर को लेकर। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि जनगणना को लेकर सरकार ने एक अहम जानकारी साझा की है। दरअसल गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है दोस्तों कि 1 अक्टूबर 2026 को रात 12 बजे के आसपास जो बर्फबारी वाले राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, क्योंकि वहां पर अक्टूबर के बाद फिर भीषण बर्फबारी शुरू हो जाती है, यहाँ जनगणना खत्म हो जाएगी 1 अक्टूबर 2026 को। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके नहीं है, जहाँ बर्फबारी वाली दिक्कत नहीं होती है, जो बाकी देश है
उसमें 1 मार्च 2027 की रात को 12 बजे जनगणना पूरी हो जाएगी। अच्छा, पूरी हो जाएगी का आंकड़ा बताया गया है, शुरू कब होगी इसका आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन पूरी हो जाएगी का आंकड़ा 2027 1 मार्च को अगर खत्म होता है तो दोस्तों इसके बाद 2 अटकलें लगाई जा रही हैं। 2 अटकलें ये हैं कि ये एक बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है कि एक तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान या तो जनगणना हो रही होगी या उसके बाद होगी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान तो जाति का जनगणना का जो आंकड़ा आने वाला है वो तो आने वाला है नहीं, क्योंकि इस बार जनगणना में जाति की गिनती भी होने वाली है। तो जो भी आंकड़ा आएगा वो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने आप को बिहार के चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव होने हैं ना ये साल और अगले साल, तमिलनाडु में भी चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में तो खैर होने ही है, इनसे एक तरह से जातिगत जनगणना के आंकड़ों से अपने आप को बचा लिया है। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा सवाल अब डिलिमिटेशन को लेकर खड़ा हो गया है कि लोकसभा के अंदर सीटों को लेकर क्या कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है सरकार। दोस्तों आपको याद होगा महिला आरक्षण का एक बिल पास किया गया था इस सरकार द्वारा और खूब उस पर भी बैठकर चर्चा की गई थी, लेकिन लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि ये तो जुमला निकला, क्योंकि महिला आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन न लागू हो। तो और दोस्तों परिसीमन को लेकर यानी कि लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाई जाएं कि नहीं बढ़ाई जाएं, इसको लेकर फैसला तभी हो सकता है जब जनगणना हो जाए। तो क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि 1 मार्च 2027 तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे जनगणना के, तो जानकारी पूरी अब पता चल जाएगी कि कहाँ कितना पॉपुलेशन बढ़ा है। और एमके स्टालिन जैसे बहुत से ऐसे दक्षिण भारत के नेता हैं जो इस बात को लेकर मुखरता से बोल रहे हैं कि सरकार जो ये जनगणना करा रही है उसका प्लान यही है कि वो जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कराए, क्योंकि डिलिमिटेशन का भी वक्त आ गया है। डिलिमिटेशन एक वक्त के बाद लगातार किया जाता है और उसका वक्त भी आ गया है। और अब क्योंकि सरकार भी कह रही है 2027 तक जनगणना का आंकड़ा आ जाएगा 1 मार्च 2027 का, तो अब एमके स्टालिन ने आरोप लगा दिए कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार परिसीमन करके जनगणना के आंकड़े उसके पास आ जाएंगे। उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि किस राज्य में, किन राज्यों में पॉपुलेशन बढ़ गई है पिछले 30 सालों में, किन राज्यों में पॉपुलेशन घटी है, किन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है। और ये सब जानते हैं दोस्तों कि दक्षिण भारत के राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उत्तर भारत के राज्यों में पॉपुलेशन बनस्पत दक्षिण भारत के राज्यों से बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो वो पॉपुलेशन डिवाइड है। हालांकि इसको लेकर दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री कहते रहे, एमके स्टालिन ये कहते रहे कि क्योंकि हमारे दो को बहुत सीरियसली लिया, हमने परिवार नियोजन पर काम किया, तो इसकी हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमने अपने लोगों को साक्षर बनाया, तो इसकी हम लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारी राजनीतिक ताकत कम नहीं की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों नियम तो यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो वैसे नारा सामाजिक न्याय का है, लेकिन मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ यहाँ पर दोस्तों, तरीका यही होता है जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां सीटें ज्यादा होती हैं। नहीं तो आप देखिए ज्योग्राफिकली जो है वो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है अगर ज्योग्राफिकली देखें तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन यूपी में सीटें ज्यादा हैं क्योंकि वहां जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि जनसंख्या का जो डिवाइड है वो पता चल गया कि उत्तर भारत में जनसंख्या और बढ़ गई है, तो फिर वहां सीटें और बढ़ सकती हैं। इसी को लेकर एमके स्टालिन ने आरोप लगा दिए केंद्र की मोदी सरकार पर और नए आरोप लगाए। उन्होंने ट्वीट किया है, भारतीय संविधान के अनुसार परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद होना चाहिए। भाजपा ने अब जनगणना को 2027 तक टाल दिया, जिससे तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने की उनकी योजना स्पष्ट हो गई है। मैंने इसके बारे में चेतावनी दी थी, ये अब सामने आ रहा है। भाजपा का साथ देकर पलानीस्वामी न केवल चुप हैं बल्कि इस विश्वासघात में भागीदार भी हैं। अब ये स्पष्ट है कि उन्होंने दिल्ली के वर्चस्व के आगे आत्मसमर्पण किया है। तमिलनाडु के लोग निष्पक्ष परिसीमन की अपनी मांग में एकजुट हैं। हमें केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब चाहिए। दोस्तों तमिलनाडु में चुनाव होने और दोस्तों एमके स्टालिन चुनाव में परिसीमन का एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों वहां जो पलानीस्वामी की पार्टी है उन्होंने अभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। तो एमके स्टालिन चाहते हैं कि वहां राज्य में विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये बने, साउथ और नॉर्थ का डिवाइड हो जाए। दोस्तों इसीलिए एमके स्टालिन ने आरोप लगा दिए कि जो जनगणना पहले हो जानी चाहिए थी वो जानबूझकर लेट की जा रही है ताकि जो आंकड़े आए एग्जैक्ट उसी वक्त आए जब आप लोकसभा की सीटें बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक पेंच है दोस्तों। पेंच ये है कि केंद्र सरकार को संसद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा। जब भी आप परिसीमन करते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है और इसके लिए दोस्तों आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है।
2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी लाना सरकार के लिए एक चुनौती हो जाएगा। हालांकि सरकार इसको लेकर क्या प्लान बनाती है, क्योंकि बहुत सी खबरें आ रही हैं, ये भी माना जा रहा है कि इस बार जो जनगणना है उसके आंकड़े अमूमन बहुत जो लेट हो जाते हैं फाइनल आंकड़े आने में, उतना लेट नहीं होगा क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइज होगा। हो सकता है कि जनगणना करने वाले जो हैं हाथ में टैब लेकर आएं, तो वो जैसे ही फीड करेंगे डेटा, उसी वक्त वो डेटा गिनती में चला जाएगा क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो जनगणना के आंकड़े बहुत जल्दी आ जाएंगे, उतना टाइम नहीं लगेगा जितना लगता है। बहुत से लोग ये भी आशंका जाहिर कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो सरकार ने बताई नहीं है, तो ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि ये भी हो सकता है कि जातिगत जनगणना के साथ साथ, जब जनगणना करा रही है साथ साथ, तो परिसीमन आयोग का भी गठन कर दे सरकार। हालांकि ये सब कुछ अटकलबाजी है, इट्स टू अर्ली टू से कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ये जो जनगणना इतनी देरी से कराई जा रही है, जो कि अब कभी भी करा सकती है सरकार, ऑलरेडी जनगणना को 11 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। कोविड के वक्त टाली गई थी, कोविड के बाद तो देखिए सब कुछ हो गया, सारे चुनाव भी निपट लिए, लेकिन जनगणना नहीं कराई गई। लेकिन अब भी जब कराई जा रही है तो इतनी देरी से कराई जा रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति तो सरकार की जरूर होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।